सो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आज हम सेल बायोलॉजी का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर में से सेल के बारे में पढ़ा, प्लांट सेल के बारे में, एनिमल सेल के बारे में, और उसके बाद उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, और इसके अलावा सेल वॉल के बारे में डिटेल में चीजें पढ़ी। आई होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी। अगर अभी तक नहीं देखी है तो उन वीडियोस को मेरे चैनल पे जाकर देखिएगा, और आपका ये जो है पूरा चैन की तरह जो है आपको कंटिन्यूसली टॉपिक्स की समझ आएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में से एक सेल ऑर्गेनेली का। तो पहले हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को समझेंगे, ज्यादा वक्त ना लेते हुए। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? डियर स्टूडेंट्स, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है ऐसा नेटवर्क, ऐसा इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनेलीज का एक ऐसा नेटवर्क या ऐसा सिस्टम जो आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं और कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसमें आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, GC फॉर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, और कुछ वेसिकल्स, वैक्यूल्स। क्या क्या आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी, जिसको आप प्लांट सेल्स के अंदर डिक्टियोसोम्स कहते हो। देन इसके बाद लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। दीज ऑल सेल ऑर्गेनेलीज आर कॉल्ड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये चार के चारों आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और कुछ सेलुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं इफेक्टिवली। अब इसके बाद कुछ और ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया, आपका क्लोरोप्लास्ट, आपके पेरोक्सिसोम्स। These do not come under endomembrane system. Why so? Because ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, आप क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे, उनमें क्या होता है प्यारे बच्चों, उनके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, अपने राइबोसोम्स होते हैं, अपना एक एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स, एंजाइमेटिक सिस्टम होता है, और सारे इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इनको देखेंगे आप तो ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। जैसे कि एक फैक्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेस काम करते हैं और पूरी फैक्ट्री को जो है खड़ा रखते हैं, इस तरह से ये वाले जो है सेल ऑर्गेनेलीज काम करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड दे आर इंक्लूडेड इन दिस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो विदाउट गेटिंग मच टाइम ऑन दिस, लेट्स स्टार्ट अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो पार्ट है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो हिस्सा है, उसमें से पहली चीज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम ये समझेंगे कि टर्म क्यों पड़ी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे पहले इसका कुछ और नाम था, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के पीछे जाएंगे। इसकी क्या क्या चीज है, इसके अंदर क्या हुआ था, नाम कैसे पड़ा, और ये जो है शुरुआत कहां से हुई। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या आएगा? पहली चीज इसमें देखेंगे हम 1897 की बात अगर करेंगे, चार्ल्स गार्नर जो थे, गार्नियर, उन्होंने सबसे पहली बार जो है सेल के अंदर एक्चुअली लाइट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखा था सेल के इंटरनल पार्ट्स में। ठीक है, और उसने क्या नाम दिया था?
एर्गेस्टोप्लाज्म दिया था इसका नाम। कौन थे वो, क्या नाम था उनका? चार्ल्स। कब की बात बताई मैंने? 1897 में चार्ल्स गार्नियर, उनने बोला था एर्गेस्टोप्लाज्म नाम दिया था। कब की बात है ये? 1897 में। 1897 में लाइट माइक्रोस्कोपिक स्टडीज की इन्होंने, और क्या किया इन्होंने? सेल के अंदर के स्ट्रक्चर को देखा। एक्चुअल में देखा क्या, कोई ऐसी चीज है, ऐसी बॉडी है जो मैन काम करती है, वर्किंग मैटर है कुछ। असल में इसको जब आप ग्रीक में तोड़ेंगे एर्गेस्टोप्लाज्म को, एर्गेस्टो जो है, एर्गेस्टो का मतलब होता है वर्किंग, एंड प्लाज्मा का मतलब होता है किस्म की जो है मैटर या कोई बॉडी। सो ही गेव इट नेम एज एर्गेस्टोप्लाज्म, द वर्किंग मैटर इनसाइड द सेल। असल में वो वर्किंग मैटर क्या था, इसके साथ अभी हम आगे पढ़ेंगे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और वो राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्रीज का नाम जो से जाने जाते हैं, और इस वजह से वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व थे। कुछ एक्टिव मटेरियल था, एक्टिव मैटर था सेल के अंदर, एंड ही नेम्ड इट एज एर्गेस्टोप्लाज्म। देन उसके बाद 1945 में क्या होता है, ये ये कब की बात है? 1897। ये क्लियरली देखिएगा आप। 1897। देन इसके बाद क्या होता है, तीन साइंटिस्ट थे, पाउटर, क्लॉड एंड फुलम। एंड फुलम एक 1945 के अंदर, ठीक है, 1945 के अंदर उन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी जो है की, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफिक स्ट्रक्चर हमारे सामने रिवील किया। टेक्निकल इश्यू, ओके। सो पॉटर, क्लॉड एंड फुलम ने 1945 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ इसका तैयार किया, बताया हमें क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ दिया। इसका ये मतलब है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज की, और हमारे सामने इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ रिवील किया, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को हमारे सामने दिया, ठीक है। देन इसके बाद 53 में पाउटर, जो पोर्टर थे, coined the term एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन 1953, ठीक है। कब की बात है? 1953 में पॉटर ने क्या किया, इसकी टर्म को कॉइन किया, बताया कि इसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या मतलब है अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? उन्होंने एक ऐसे स्ट्रक्चर को देखा जो, एंडो का मतलब होता है इनसाइड या विद इन, और प्लाज्म का मतलब साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। सो ही कॉइन्ड दिस टर्म बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक, जो स्ट्रक्चर है उसके बेस पे। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब ही हुआ कि सेल के अंदर का बीच वाला नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलेंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे, व्हाट इज दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। endoplasmic reticulum, what is this? It is a membrane bound network of
interconnected structures present inside the, this is inside, inside the cytoplasm of the cell. That too कौन से वाले साइटोप्लाज्म में, जो अंदर वाला साइटोप्लाज्म, अभी हम डायग्रामेटिकली देखेंगे हम इसको, ठीक है। साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, इट इज कंपोज्ड ऑफ, या आप कह सकते हो कंसिस्ट्स ऑफ, इट कंसिस्ट्स ऑफ, क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर। पहली चीज सिस्टर्ने, और वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसको हम सेलुलर हाईवे भी कह सकते हैं, सेल का एक हाईवे सिस्टम, जैसे जैसे हमारे देश के अंदर या किसी राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर, किसी क्षेत्र के अंदर, एरिया के अंदर क्या होता है, नेटवर्क ऑफ रोड्स होता है, तो उनका क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट का काम होता है, जगह एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करना आपस में। इन द सेम वे, इन द सेल, इनसाइड द सेल, दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट्स एज द हाईवे सिस्टम। व्हाई सो? क्योंकि हाईवे के अंदर जैसे कनेक्टिविटी होती है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो सेल के अंदर भी क्या करता है ये, एक तो सेल को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है, और उसके साथ साथ क्या करता है ये, मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है, ठीक है। तो दिस इज लिटिल बिट डेफिनेशन और इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब जो है इसका हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, देन इसकी टाइप्स पढ़ेंगे और उसका फंक्शन और टॉपिक फिनिश। और ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, और साथ साथ जो है आप नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि एक जो नोट्स होता है ना स्टूडेंट के लिए, बच्चों वो एक वेपन होता है, एक स्टूडेंट के लिए उसके नोट्स वेपन की तरह होते हैं। जैसे आप किचन में चीजें बखेर के रखोगे ना, तो जिस टाइम कोई आएगा या आपको उन चीजों को एक्सेस करना होगा, निकालना होगा, तो आपको मुश्किल हो जाएगा। जब आप मैसी मैसी रखेंगे, ठीक है, जब आप बिल्कुल सिस्टमैटिकली चीजों को रखेंगे, तो आपको इजी चीजों को इजिली एक्सेस हो जाएगा और आप इजिली चीजों को ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कीप राइटिंग along with me, जैसे जैसे मैं लिखता हूं आप भी लिखते जाइए, नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, what is the structure of this endoplasmic reticulum? Basically its structure consists of membranous network that divides the cellular space या cellular structure into two compartments, दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है। नंबर वन, ल्यूमिनर कंपार्टमेंट एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनर। ल्यूमिनर का मतलब होता है इनसाइड द ल्यूमन, और एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटर या आउटसाइड द ल्यूमन। वो कौन सा वाला पार्ट हुआ, साइटोप्लाज्म। ये
मेम्ब्रेन्स का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बीच में उसको ल्यूमन होता है। ल्यूमन का मतलब होता है इसकी कैविटी होती है, और जो इसकी बाहर वाला मेम्ब्रेन से बाहर वाला, ल्यूमन के बाहर वाले स्ट्रक्चर को बोलेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनर स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा। इट कॉन्सिस्ट्स ऑफ, क्या क्या चीजें मैंने अभी जो पीछे लिखी थी, 3 चीजों का बना होता है। सिस्टर्ने, CISTERNAE, सिस्टर्ने, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। अब हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे यहां, और बढ़िया से आपको समझ आ जाएगा कि कैसा स्ट्रक्चर है इसके अंदर। ठीक है, आप ऐसा समझिए कि ये वाला पार्ट जो है मैं बना रहा हूं एक न्यूक्लियस का एक साइड। ठीक है, न्यूक्लियस का एक साइड। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। गॉट इट? दिस इज व्हाट? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये है न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ होता है, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए, ताकि आपको क्लियरली जो है इसको डिस्टिंग्विश कर पाओ। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, दिस इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि बाइमेम्ब्रेनस सिस्टम है, बाइमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिनको बोलते हैं हम, ये आ गई 2 मेम्ब्रेन्स। ठीक है, दीज आर द 2 मेम्ब्रेन्स ऑफ द न्यूक्लियस, आउटर एंड इनर। अब इसको आप पूरा ड्रॉ करिएगा तो न्यूक्लियस बनेगा। इसके अंदर की चीज है इंटर न्यूक्लियर मटेरियल, या सॉरी इंट्रा न्यूक्लियर मटेरियल होगा, इनसाइड द न्यूक्लियस वाला। ठीक है, जो भी चीजें लाइक क्या क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमेटिन मटेरियल, ये क्रोमेटिन आ गया। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस का मैंने क्या किया, आधा पार्ट कर दिया, थोड़ा सा मेम्ब्रेन, क्योंकि मुझे आपका मेन फोकस किसको दिखाना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस तरह से मेरे साथ साथ ड्रॉ कीजिएगा। ये क्या बनेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कीजिए। वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, नॉट मच कॉम्प्लेक्स दैट यू कांट draw easily. It's very simple. So keep watching, keep drawing along with me. As I'm drawing, आप साथ साथ ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपके लिए एग्जाम में भी डायग्राम्स बनाना इजी हो जाएगा। सपोज इस तरह का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर। सो इसके ऊपर, सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। दीज आर द राइबोसोम्स। मैं एक साइड को इस तरह से ड्रॉ करूंगा और दूसरी साइड आपको दिखाऊंगा कि स्मूथ कैसे होती है। अब ये जो बीच में स्पेस दिख रही है इसको ल्यूमन बोलेंगे, और इसके बाहर जो स्पेस है ये वाली स्पेस, ये साइटोप्लाज्म में, इसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनर स्पेस बोलेंगे, जो मैंने यहां बताया आपको। और बीच वाले को क्या बोलेंगे हम, ल्यूमन बोलेंगे। ठीक है, अब अगर आप इसके पार्ट्स को अगर देखेंगे, ये ऐसे भी होते हैं, आप वो नहीं समझना कि कोई, हाँ दिस। अब मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रक्चर में से थोड़ा सा उठाऊंगा और आपको मैं जूम करके दिखाऊंगा किस तरह से इसके कांस्टेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, दिस इज इट्स कांस्टेंट पार्ट। ठीक है, क्या क्या होता है इसके पार्ट्स में। सबसे पहली चीज, पैरेलल स्टैक ऑफ सिस्टर्न। ये जैसे एक ढेर होता है ना, आप किताबों का ढेर रखते हो, पैरेलल स्टैक जो है ये किसका है, like this is the parallel stack of सिस्टर्ने। और सिस्टर्ने क्या होती है, ये डबल मेम्ब्रेनस होती है,
और पैरेलल होती है आपस में, और ये यूजुअली इनके साथ क्या जुड़ा रहता है, एंडोप्लाज्मिक, सॉरी ये राइबोसोम, ठीक है, दीज आर राइबोसोम्स एंड आर अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस एंड दे गिव द रफ appearance to the surface of this particular part of the endoplasmic reticulum. So you can call it as the rough endoplasmic reticulum. It is prominently the part of the rough endoplasmic reticulum. Which part of the endoplasmic reticulum particularly? The cisternae part. Why? The ribosomes are attached prominently and are apparently here on the surfaces of the this cisternae part. So this is cisternae. तो मैंने जो आपको बताया कि ल्यूमिनर, दिस इज ल्यूमन, दिस इज द ल्यूमन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस वन, तो इसके अंदर वाला जो है ये दिस इज कॉल्ड ल्यूमन, और इसके बाहर जो है दिस इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनर पार्ट, और ये कौन सा है, दिस इज सिस्टर्ने। सिस्टर्ने। देन इसके बाद पढ़ेंगे हम वेसिकल्स। वेसिकल्स कैसे होते हैं, वो असल में ये वाला जो पार्ट होता है इट इज एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर द क्लोज टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है, ठीक है। और वेसिकल्स कैसे होते हैं, ये गोल होते हैं, राउंडेड होते हैं, और फिल्ड विद सर्टेन मटेरियल्स। कौन सा मटेरियल होता है इनके अंदर, फंक्शन से आपको आगे पता चल जाएगा। इनके बीच में क्या पड़ा रहता है, कुछ मॉडिफाइड चीजें होती हैं, कुछ सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो इसको डिलीवर करने होते हैं आगे, जिसकी वजह से इसका नाम ही पड़ा है एज अ डिलीवरी व्हीकल, गाड़ी की तरह काम करता है। तो दीज आर वेसिकल्स। These are vesicles. Now ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स कुछ इस तरह के होते हैं, ये ब्रांच होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, और इनके अंदर ब्रांचेस होती है इस तरह से, ठीक है। और कई बार इनमें से भी, इनकी सरफेस के ऊपर भी कई बार राइबोसोम्स पाए जा सकते हैं, ठीक है। दीज आर व्हाट, ये क्या है, दीज आर ट्यूब्यूल्स, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ट्यूब्यूल्स। ये कोई टफ स्ट्रक्चर नहीं है, फॉर द बिगिनर्स और दोज हु हैव just joined class 11th, it might be difficult for them, but those who are preparing for NEET or who have done their class 12th, it's much easy for them. So ये क्या है, ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये आ गया इसका स्ट्रक्चर। अब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम लिखेंगे। सिस्टर्ने क्या होता है, पैरेलली अरेंज होती है, parallelly arranged stack of double membranous स्ट्रक्चर्स। शायद आपको दिखे ना कैमरे में क्लियरली, STR जो है शॉर्टकट में लिख रहा हूं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स के लिए, ठीक है, स्ट्रक्चर्स, ठीक है। वेसिकल्स कैसे दिख रहे हैं आपको, और ये तो क्लियर है, पैरेलली अरेंज है, स्टैक है, ढेर है किसका, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स का, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स का, एंड इज क्लोजली एसोसिएटेड विद दैट ऑफ द, इधर लिख देंगे, क्लोज टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और साथ में क्या होता है इनको, राइबोसोम्स आर स्टडेड, STUDDED, studded over the surface of
सिस्टर में इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। और एक्टिवली ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट होती है इसकी। क्लियर। देन इसके बाद हम लिखेंगे किसके बारे में, वेसिकल्स के बारे में। व्हाट आर वेसिकल्स? ये होता है राउंड स्ट्रक्चर्स, और इनमें राइबोसोम्स यूजुअली नहीं पाए जाते हैं। डिवॉइड ऑफ, DEVOID, डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स, इनमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं। सो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करेगा क्योंकि राइबोसोम्स ही नहीं है। ये सिर्फ लिपिड्स बनाने में हेल्प करेगा और बाकी सारी चीजें फंक्शन में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये कहां होते हैं? दे आर स्कैटर्ड, जैसे मैंने यहां लिखा क्लोज टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड वेयर दीज आर प्रेजेंट, दीज आर प्रेजेंट scattered inside the cytoplasm of the whole cell, ठीक है। scattered in the entire cellular cytoplasm, ओके ओके बच्चा, शाबाश। अब है ट्यूब्यूल्स। व्हाट आर ट्यूब्यूल्स? ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? ये ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर्स, और इन पे भी जो है राइबोसोम्स होते हैं, और ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो ये है इसका स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जो है ये चीजें हैं, ठीक है। क्लियर, ऑल क्लियर। इसके बाद पढ़ेंगे हम इसका फंक्शन, इनका फंक्शन क्या क्या होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम पढ़ रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ रहे हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में मैंने 4 आपको बताई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया, गोल्गी एपैरेटस बताया, ठीक है। और उसके अलावा मैंने लाइसोसोम्स बोले, ठीक है, और वैक्यूल्स बोले। दीज आर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। व्हाई दे आर कॉल्ड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेम्ब्रेन्स के साथ जुड़े हैं और साथ में ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, आपस में मिलजुल के काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पहले, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपस में मिलजुल के उस फैक्ट्री को खड़ा रखते हैं। इन द सेम वे दीस स्ट्रक्चर्स कलेक्टिवली वर्क इन कोऑर्डिनेशन to carry out the cellular activities inside the cell। तो उसमें से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने पढ़ा, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ी, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा कैसा होता है, उसके पार्ट्स पढ़े कैसे होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स फंक्शंस। What are the functions of the endoplasmic रेटिकुलम? फंक्शंस क्या हैं इसके? I think it is very clear to you all by the structural system or the structures or the parts of this endoplasmic reticulum, as I have already told you in the structure while writing about all these basic things. So first इसमें functions पढ़ेंगे हम क्या चीज? फंक्शन ध्यान रखिएगा आप। पहली चीज जो है इसमें क्या होती है, यहां से लिखेंगे ताकि आपके लिए स्पेस मिल जाए बढ़िया से। पहला फंक्शन है इसमें प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, इतना ध्यान रखिएगा। प्रोटीन की फॉर्मेशन, बनाना, सिंथेसिस करना, उसका जो है मतलब पूरा का पूरा जो प्रोसेस, ठीक है। बेसिकली वो आगे हम पढ़ेंगे, वो 12th में है आपको, प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा प्रोसेस। उसमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस आता है, ट्रांसलेशन का, फिर उसके बाद पोस्ट ट्रांसलेशनल स्टेप्स होते हैं कुछ, ठीक है, वो इसमें काम होता है, ठीक है। चूंकि
इसमें क्या होता है, सिंस राइबोसोम्स, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, तो राइबोसोम्स को क्या बोलेंगे हम, प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलेंगे। अब अगर प्रोटीन फैक्ट्रीज ही इसके ऊपर बैठी हैं, ये प्रोवाइड कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म इनको, एक सबस्ट्रेटम इनको बैठने के लिए, अपने ऊपर जगह दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं। सो इनडायरेक्टली कौन काम कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस का बच्चों, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे, थ्रू रफ endoplasmic reticulum, RER here means rough endoplasmic reticulum, ठीक है। तो RER proteins are synthesized here, ठीक है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, ठीक है। लेकिन अब सिंथेसिस में कैसे होती है, सिंथेसिस में कैसे, यानी सिंथेसिस का प्रोसेस पूरा का पूरा जो अगर आप समझेंगे, सबसे पहले होता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, फिर वो बाहर आता है एमआरएनए की शक्ल में साइटोप्लाज्म में, वहां हो जाता है इसका ट्रांसलेशन राइबोसोम्स के साथ जुड़ के, ठीक है, उसमें भी इन्वॉल्व है। देन उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर उसकी फर्दर फोल्डिंग होती है, ठीक है, फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन, ठीक है, उनका जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स आगे बनते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, आगे पढ़ेंगे आप, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, तो वो फोल्डिंग का काम जो है वो कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। सो ये प्रोटीन सिंथेसिस में अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद लिपिड की मेटाबॉलिज्म या लिपिड फॉर्मेशन में, लिपिड्स के बनाने में हेल्प करते हैं, और कौन से वाले लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स बनाने में, ठीक है, और बहुत सारे स्टीरॉइड बनाने में भी लिपिड सिंथेसिस, ठीक है, ये लिपिड सिंथेसिस में काम करता है, ठीक है। उसके बाद स्टीरॉइड हार्मोन या स्टीरॉइड्स बनाने में, स्टीरॉइड हार्मोन या स्टीरॉइड फॉर्मेशन, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है, कॉर्टिसोल है वगैरह, उनमें बनाने में भी हेल्प करते हैं, उनको मॉडिफिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके अलावा काफी सारे एंजाइम्स को ये मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि एंजाइम सारे के सारे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। सो प्रोटीन जो आगे जिनमें एंजाइम बनना है तो उनकी भी मॉडिफिकेशन में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि एंजाइम मॉडिफिकेशन, गॉट इट, in one way or the other way you can say that the endoplasmic reticulum is involved in the enzyme modification, ठीक है। देन इसके बाद होता है इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारे मसल्स होते हैं ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो प्यारे बच्चों, मसल सेल्स के अंदर एक पर्टिकुलर किस्म का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान रखिएगा, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, कौन सा वाला, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वो सेल्स, ये क्या बोलते हैं, मसल सेल्स के अंदर, जिनको हम सार्कोसाइट्स बोलेंगे, या जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर उसको सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। और उसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, ये उसके अंदर जो बोलता जा रहा हूं मैं, कंफ्यूज नहीं होना है। असल में क्लियर करो इस चीज को, मसल सेल जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन मसल सेल्स के अंदर स्पेशल किस्म के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, यानी कि वो कैल्शियम की मॉडिफिकेशन, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम, मतलब आप ऐसा रखिए कि वो ऐसा समझिए कि जो हमारे मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है कैल्शियम। और उस कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में जो फंक्शन हेल्प करता है या परफॉर्म करता है, वो करता है स्पेशल किस्म का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। उसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट चीज, ये चीजों को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है।
ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, और जिसकी वजह से थंबनेल पे भी आप पहली चीज देखेंगे कि एक किस्म का हाईवे सिस्टम है ये। तो हाईवे पे जैसे मैंने पहले ही आपको बोला कि वहां क्या होता है, चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। काफी सारे प्रोटीन्स जो फोल्ड हो जाएंगी, आप तैयार हो जाएंगी, वो वेसिकल्स के थ्रू फिर जहां जहां जरूरत होगी वो वहां से कहां पहुंचा देंगे, तो वहां से गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचा देंगे, या कुछ चीजें यहां से बाहर भेजनी है सेल से, वो वेसिकल्स की फॉर्म में जाएंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाकर जो है अटैच हो जाएंगे और उनको बाहर कर देंगे। वहां से कोई चीज लानी होगी, सो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में भी हेल्प करता है। देन इसके बाद है स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है ये सेल को, सेलुलर स्ट्रक्चरल सपोर्ट। स्ट्रक्चरल सपोर्ट क्योंकि कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है इसको, ठीक है, और उससे एक किस्म का एक स्केलेटल स्ट्रक्चर जैसे हमारी बॉडी के अंदर सपोर्ट करता है, इस तरह से ये क्या करता है, सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है सेल को, क्योंकि ये क्या करता है, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है, पूरे सेलुलर स्ट्रक्चर को। इसके अलावा सेल सिग्नलिंग में इसका रोल होता है, सेल सिग्नलिंग, ठीक है, ध्यान बस इतना रखिएगा, सेल सिग्नलिंग याद रख लो, ये एक फंक्शन है इसका, ठीक है। ये आगे वाली क्लासेस में या आप हायर लेवल पे पढ़ेंगे सेल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें उलझेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है, इतना याद रखिए, सेल सिग्नलिंग में हेल्प करता है। क्लियर है? तो कितनी सारी चीजों का जो है यहाँ पे आपने 7-8 फंक्शंस पढ़ दिया, आपकी बुक पे 2 या 3 होंगे, ठीक है। इसके अलावा कि जैसे आपके पैनक्रियाटिक सेल्स में होता है, वहां हार्मोन्स बनाता है या हार्मोन्स को रिलीज करने में हेल्प करता है, उनकी मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है, जैसे कि इंसुलिन, ठीक है। उसके अलावा कुछ स्टीरॉयड हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह वगैरह ऐसी ऐसी चीजों के में भी ये हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। होप सो कि आपको समझ आया होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, साथ में वॉच करते टाइम लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा हमारे लिए एक मोटिवेशन बनता है वो आपका लाइक। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में आप जो है अपनी राय दीजिएगा, अपनी सजेशंस दीजिएगा, आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, किस लेवल का जो है आपको जो है एक्सप्लेनेशन चाहिए। आई विल डू ऑल बिकॉज ऑफ योर चॉइस, एज पर योर चॉइस, जैसे आप जो है बताएंगे उस तरह का मैं आपके लिए करूंगा। लास्ट पे जो है जाते जाते, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सारे अपडेट्स और सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।